हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आज से आप लोगों का क्लास 10वीं बायोलॉजी का सब्जेक्टिव शुरू कर रहा हूं और आज आपका पहला दिन है बायोलॉजी का। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव लेकर के आया हूं। ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है बस उसी को मैं बताऊंगा और क्लास ओवर कर दूंगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल आपका देखिए, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं को सूचीबद्ध करें, यानी कि उसको दर्शाएं। ठीक है, इनका आंसर आपका है, इनका आंसर है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाते हैं। देखिए, शरीर से यदि हम बेकार पदार्थों को बाहर निकालते हैं तो वही बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगी? अब यानी उत्सर्जन कहलाएगी। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है। यानी जो उत्सर्जन से संबंध है उनकी रचनाएं महत्वपूर्ण है। नीचे दिया गया, देखिए आप क्या सब महत्वपूर्ण है। उनका पहला है वृक्क। पहला क्या है? वृक्क। दूसरा है मूत्रवाहिनी, इसको मूत्रवाहिनी। और तीसरा आपका मूत्राशय। तीसरा क्या आपका? मूत्राशय। और चौथा आपका है मूत्र मार्ग। ये आपका है चारों उत्सर्जन का तंत्र। यानी ये उत्सर्जन का भाग जो है, उत्सर्जन का भाग 4 भाग है। पहला वृक्क, दूसरा मूत्रवाहिनी, तीसरा आपका मूत्राशय, चौथा आपका मूत्र मार्ग। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, परपोषण किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण किसे कहते हैं? पर मतलब दूसरा, पोषण मतलब भोजन। ठीक है, परपोषण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, यानी कि जिसमें वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो परपोषण कहलाते हैं। यानी वो किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, वो परपोषण कहलाते हैं। परपोषण 4 प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आप ध्यान रखिए इसको। आपका पहला परपोषण का पहला भाग है प्राणी संपोषण। क्या है? प्राणी संपोषण। दूसरा आपका है मृत जीवी पोषण। क्या आपका? दूसरा मृत जीवी पोषण। तीसरा आपका है परजीवी पोषण। चौथा आपका है परासरीन पोषण, परासरणी पोषण। क्या है चौथा आपका? परासरणी पोषण। अगला तीसरा क्वेश्चन आपका है, पोषण क्या है? इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? पोषण क्या है? इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? तो इनका आंसर है, पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है। कोई जीवधारी क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। इनका आगे है, मुख, आहार, नली, आमाशय, क्षुद्रांत्र, आंत की भित्ति, बिना पचा भोजन वीर्यदांत्र में भेज दिया जाता है। फिर से देखिए आप पोषण का परिभाषा। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना, यानी शरीर की जो रचना होती है, और वो कभी कभी जो शरीर की कोई भाग टूट फूट जाती है, उनकी मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। मुख, आहार नली, आमाशय, क्षुद्रांत, आंत की भित्ति, बिना पचा भोजन वीर्यदांत्र में भेज दिया जाता है। ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उसके उत्पाद क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उनके उत्पाद क्या है? इनका आंसर है, स्वपोषी पोषण हरे पौधों में पाया जाता है। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। जो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उसके लिए प्रकाश संश्लेषण बहुत ही जरूरी है। जैसे सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 सिर्फ है, CO2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा। और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ये जो प्रक्रिया आपका दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को भी हम लोग यदि लिख दें इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि वही प्रक्रिया यहाँ पे बता रही है। स्वपोषी क्या है कि स्वपोषी पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है, आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस
बाहर निकलती है। अगला इसका है CO2 प्लस H2 मिल करके क्या बनाता है C6H12O6, ये ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर के जल मिल करके क्या बनाएगा, ये सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ऑक्सीजन बनाएगा और O2 बनाएगा। अगला आपका सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। इसके उत्पाद आणविक ऑक्सीजन, इनके उत्पाद क्या है, आणविक ऑक्सीजन है। इनके उत्पाद क्या है, आणविक ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन आपका है शोषण क्या है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि शोषण क्या है, तो उनका आंसर है शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग शोषण कहलाता है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग शोषण कहलाता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। इसका समीकरण देखिए निम्न है, नीचे दिया गया है C6H12O6 प्लस 6O2 और CO2H2, यानी कि वही चीज है जो जब हम लोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं तो ऑक्सीजन ग्लूकोज बनता है, और जब ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विभक्त हो जाता है, यानी कि वो बच जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है स्वपोषण की आवश्यक शर्तें क्या है। स्वपोषण की आवश्यक शर्तें क्या है, स्वपोषण के लिए निम्न शर्तों को लागू यानी पूरा करना बहुत ही आवश्यक है। पहला स्वपोषण के लिए पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति। स्वपोषी पौधे के लिए क्या है कि पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति। दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। दूसरा क्या आपका कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। तीसरा आपका जल यानी H2O की उपस्थिति। ठीक है, अगला आपका है अगला है पर्णहरित या क्लोरोफिल सूर्य से विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिसके द्वारा CO2 एवं H2O का स्थिरीकरण कर अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। उत्पाद के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज अंततः स्टार्च में बदल जाता है। ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका देखिए परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर है देखिए, इनका आंसर है उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों या अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के 3 प्रमुख अवयव हैं। इनका है देखिए कहना परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों या अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, इसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यह था आपका परिभाषा परिसंचरण तंत्र का। इनका उदाहरण है रक्त या रुधिर, खून या यानी रक्त या रुधिर एक ही बात है, खून ब्लड एक ही चीज है। दूसरा आपका हृदय, दूसरा क्या आपका हृदय। तीसरा आपका रक्त वाहिनियां, तीसरा आपका क्या है रक्त वाहिनियां। ये परिसंचरण तंत्र के उदाहरण हैं। अगला सवाल आप देखते हैं। अगला सवाल आपका है अगला सवाल आपका है उत्सर्जन क्या है, मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें। उत्सर्जन क्या है, मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें। इनका आंसर आपका है जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। यानी जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न जो बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया है वही उत्सर्जन कहलाती है। वही क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। इसके 2 प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। उत्सर्जन के देखिए, उत्सर्जन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे आपको। उत्सर्जन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, उत्सर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे। इनको फिर से पढ़ते हैं हम लोग। जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मानव में इसके 2 प्रमुख अंग के नाम निम्नलिखित है। पहला आपका है विरिक, जो रक्त में द्रव के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। पहला आपका विरिक है। विरिक का क्या काम है, जो रक्त में द्रव के रूप में अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, बेकार पदार्थ रहते हैं खून में, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि रक्त में जो द्रव के रूप में अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उनको मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालती है। ये काम जो करती है विरिक, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
किडनी, यानी कि शरीर में किडनी का होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो ब्लड कैंसर हो जाएगा। यदि जिसका किडनी खराब होता है समझो इसको ब्लड कैंसर होना तय है। क्योंकि किडनी क्या करती है, वो जो खून में बेकार पदार्थ जमे रहते हैं, यानी मौजूद रहते हैं, उनको मूत्र के जरिए से उसको बाहर कर दिया जाता है। तो वृक्क का बहुत ही जरूरी है। दूसरा आपका, हालांकि शरीर का हर एक अंग बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ कुछ होते हैं जो कि महत्वपूर्ण बताना जरूरी होता है। दूसरा क्वेश्चन है फेफड़ा, लंग्स, जो रक्त में गैस या अपशिष्ट पदार्थों, गैसेज वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर से यानी कि शरीर से बाहर निकालता है। फेफड़ा क्या करता है, जो रक्त में गैस या अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, उनको शरीर से बाहर निकालती है। कौन? फेफड़ा। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का पौधों के क्या महत्व है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन पौधे के लिए कितना महत्व रखता है, ये चीज आप देखिए। इनका आंसर है, यह पौधों की मूलों के द्वारा खनिज लवणों के अवशेषों एवं जड़ से पत्तियों तक उनके परिवहन में सहायक होता है। अगला दूसरा आपका है, यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है। यह पौधों में क्या करता है, तापक्रम संतुलन बनाए रखता है। पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है। दूसरा आपका है, फिर तीसरा है, वाष्प उत्सर्जन के कारण ही पौधों की जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है। वाष्प उत्सर्जन के कारण ही पौधों की जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है। अगला आपका चौथा है कि दिन में रंध्रों के खुले रहने पर वाष्प उत्सर्जन कर्षण ही जालम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक का बल कार्य करता है। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है, वाष्प उत्सर्जन को परिभाषित करें। वाष्प उत्सर्जन को परिभाषित करें, इसकी परिभाषा बताना है। देखिए इसका परिभाषा क्या, कितना आसान है वो देखिए, कि द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। इसका फिर से पढ़ देखिए, वाष्प उत्सर्जन क्या है, कि द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, आपका ये क्वेश्चन है। इनका आंसर देखिए कि विषम पोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी अन्य स्रोतों पर निर्भर करते हैं, जैसे सभी जीव जंतु और हरित पौधे, कवक। इसके 3 प्रकार के हैं। विषम पोषी पोषण के 3 प्रकार है। पहला है मृत जीव पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी संपोषण। देखिए जैसा मैंने आपको पीछे क्वेश्चन पढ़ाया प्राणी यानी कि संपोषण विषम पोषण में परपोषण में पढ़ाया, ठीक उसी तरह विषम पोषण का भी एक उदाहरण है। आपका अगला क्वेश्चन है, सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखें। सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखें। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है। पहला पोषण, दूसरा आपका शोषण, तीसरा आपका प्रजनन, चौथा आपका वृद्धि और विकास। देखिए सजीव जो हम लोग हैं, जिंदा आदमी को सजीव बोला जाता है, जिसमें जीवन पाया जाता है। उनके मुख्य 4 लक्षण निम्न है। पोषण यानी कि भोजन करना, दूसरा आपका है शोषण यानी कि सांस लेना, तीसरा आपका क्या है, प्रजनन यानी कि बच्चे को जन्म देना, और चौथा आपका है वृद्धि और विकास करना। ये सजीव का जो है ना मुख्य 4 लक्षण है। आपको यदि सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखने बोले आप लिख सकते हैं, है ना, आप लिख सकते हैं इसको। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे आपका। पहला पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा आपका प्रजनन, चौथा आपका वृद्धि एवं विकास, सजीव के मुख्य 4 लक्षण। अगला क्वेश्चन आपका है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है वो बताना आपको। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। पहला यह है, यह जीवाणुनाशक की तरह कार्य कर भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। क्या है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, कि यह जीवाणुनाशक की तरह कार्य कर भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। दूसरा आपका है, भोजन इसके कारण शीघ्रता से नहीं पचता है। भोजन इसके कारण क्या होता है, शीघ्रता से आसानी से नहीं पचता है, आमाशय रस के कारण। ठीक है, आमाशय रस के कारण क्या होता है कि भोजन इसके कारण शीघ्रता से सीधे नहीं पचता है। अगला आपको क्वेश्चन है, कोशिका के 4 कोशिका अंग के नाम लिखिए। कोशिका के 4 कोशिका अंग का नाम लिखना है। तो कोशिका के 4 कोशिका अंग का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। पहला आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा आपका लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, इसको ऊर्जागिरी भी कहा जाता है ना, शरीर में ऊर्जा का घर, है ना, पावर हाउस, है ना, एनर्जी हाउस, इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और दूसरा लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव उसमें पूछा जाएगा, ये आत्महत्या की थैली कहलाती है। क्या कहलाती है, आत्महत्या की थैली ये, और इसको कहा जाता है ऊर्जागिरी, ऊर्जा का घर।
अगला आपका गोल्जी उपकरण, ये आप क्या कहलाता है, ये आप खुद पढ़े होंगे तो याद होगा। अगला क्वेश्चन आपका अगला इसका है कि अंतः परद्रव्य जालिका, क्या अंतः परद्रव्य जालिका, और चौथा वही है अंतः परद्रव्य जालिका। अगला क्वेश्चन आपका मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम तथा कार्य लिखें। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो आपको मालूम ही है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उनके नाम तथा कार्य लिखें। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कतरनक यानी कतरने वाला, है ना, कतरनक को हम लोग इंसाइजर भी बोलते हैं, इंसाइजर, ठीक है, कतरने वाला। भेदक यानी कैनाइन, फाड़ने वाला, जिस जहाँ से हम लोग केतारी वगैरह से फाड़ते हैं, ईख, गन्ना। दूसरा आपका अग्र चवर्णक यानी कि आगे वाला दांत, अग्र चवर्णक, थोड़ा उसको भोजन को चबाते हैं। और अगला आपका प्रीमोलर, है ना, तथा चवर्णक, प्रीमोलर को चवर्णक भी बोलते हैं। और लास्ट का है मोलर, जो पीसने का काम करता है। दांत जो है 4 भाग में काम करता है, ये चारों भाग की चारों प्रक्रिया करके उसके बाद भोजन को अंदर भेजता है। कतरनक को काटने वाला दांत कहते हैं। कतरनक क्या कहते हैं? काटने वाला दांत, देखिए यहाँ दर्शाया गया है। कतरनक को काटने वाला दांत कहते हैं। भेदक चीरने या फाड़ने वाला दांत होता है, भेदक चीरने या फाड़ने वाला होता है। अग्र चवर्णक एवं चवर्णक को चबाने एवं पीसने वाला दांत कहा जाता है। अगला आपका है उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन हेतु पौधों द्वारा उपयुक्त विधियों का नाम। पौधों में उत्सर्जन के लिए जंतुओं की तुलना में कोई विशिष्ट अंग का प्रयोजन नहीं है। एक मिनट आप लोग रुकिए। एक मिनट रुकिए आप लोग। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन हेतु पौधों द्वारा उपयुक्त विधियों का नाम कह रहा था। इनका आंसर आपका है कि पौधों में उत्सर्जन के लिए जंतुओं की तुलना में कोई विशिष्ट अंग का प्रयोजन नहीं है। पौधे भिन्न भिन्न तरीके से उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित करते हैं। पौधे क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से उत्सर्जी पदार्थ को निष्कासित करते हैं, निकालते हैं बाहर। पत्तियों के रंध्रों एवं तनों के वात रंध्रों द्वारा विसरण की प्रक्रिया से CO2 को निष्कासित करते हैं, अतः आवश्यकता से अधिक जल वाष्प उत्सर्जन द्वारा उत्सर्जित होता है। कुछ उत्सर्जित पदार्थ पत्तियों एवं छालों में संचित रहते हैं, मौजूद रहते हैं, जो निश्चित समय अंतराल पर निष्कासित होते रहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है किण्वन क्रिया क्या है? इथेनॉल की प्राप्ति में किण्वन का अनुप्रयोग किस प्रकार होता है? इनका आंसर है गन्ने के रस को सूर्य के प्रकाश में रख देने पर यह रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर किण्वित हो जाती है, जिससे अल्कोहल का निर्माण होता है। देखिए किण्वन की क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आपको। के लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन उनके लाइफ के लिए हो सकती है। तथा गन्ने के रस को सूर्य के प्रकाश में रख देने पर यह रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके किण्वित हो जाती है, और किण्वित होने के बाद क्या करती है? अल्कोहल का निर्माण करती है। इसको शराब कहते हैं, दारू, शराब जो भी है, जो अभी आम मतलब मिलता है, हर एक जगह मिलता है, हालांकि बंद किया हुआ है सरकार, फिर भी मिल रही है। अल्कोहल निर्माण होता है। व्यापारिक विधि में एथेनॉल को चीनी के किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी व्यापारिक विधि में यदि लाएंगे तो एथेनॉल को चीनी के किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो देखिए ये सब बनाया गया स्ट्रक्चर अभिक्रिया है। जब ग्लूकोज को जब चीनी को रिएक्ट कराएंगे इन्वर्टेड ईस्ट से तो क्या बनेगा, ये सारा चीज दिया गया, आप देख सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, पचे भोजन को अवशोषित करने के लिए छद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? जरूरी नहीं है पढ़ना, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें, ठीक है। इसका आंसर आपका है हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है फोटोसाइंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोसाइंथेसिस प्रक्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण का देखिए फिर से एग्जाम्पल है, परिभाषा है। हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल H2O के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है।
इनका समीकरण नीचे दिया गया, समीकरण जो हम लोग पढ़े पीछे वही समीकरण यहाँ है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल, ये मिलकर के सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यानी ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 और O2 और H2O को बाहर कर देता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की संरचना को समझाएं। रक्त की संरचना को समझाएं। रक्त लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। रक्त क्या है? लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है जो मुख्य रूप से कोशिका एवं प्लाज्मा से बना है। जो मुख्य रूप से कोशिका एवं प्लाज्मा से बना है। रक्त कोशिका 3 प्रकार की होती है। रक्त कोशिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। रक्त जो है 3 प्रकार की होती है। लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त पट्टिकाणु, जिसको बोलते हैं रक्त बिंबाणु भी बोल सकते हैं ये चीजें। पहला आपका है लाल रक्त कोशिका, दूसरा आपका श्वेत रक्त कोशिका और तीसरा आपका है रक्त पट्टिकाणु, रक्त बिंबाणु। इसमें प्लाज्मा 50 से 55% में और 90 से 92% जल और 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन एवं 1 से 2% अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। इसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा आदि पाए जाते हैं। यानी कि रक्त में क्या से पाए जाते हैं वो देखिए दिया गया इसमें। प्लाज्मा 50 से 55% जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो स्वस्थ व्यक्ति उनमें, और 90 से 92% जल पाया जाता है। 6 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है और 1 से 2% अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। इसमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा आदि पाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मछली। देखिए मछली लिखा जाएगा, ठीक है। ये मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग यदि पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया गया है एग्जाम के लिए, आप ध्यान रखिए। हम लोग इस सवाल को पढ़ते हैं। मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग के नाम निम्नलिखित नीचे दिया गया है। पहला आपका दिया मछली में मुख्य श्वसन अंग क्लोम होता है। क्लोम जिसको हम लोग गिल्स कहते हैं। क्लोम हम लोग जिसे क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। और दूसरा मच्छर में मुख्य श्वसन अंग श्वास नली या किड़किया होता है। मच्छर में क्या होता है? देखिए मछली में क्या था? मछली मुख्य श्वसन अंग क्लोम यानी कि गिल्स होता है, गल्फर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रहे, आपको नाम नया देकर के ये ना सोचे गलत है ना। क्लोम गिल एक ही बात है, गल्फर। मच्छर में मुख्य श्वसन अंग श्वास नली या किड़किया होता है। मच्छर में मुख्य श्वसन अंग क्या? श्वास नली या किड़किया होता है। और केंचुआ में मुख्य श्वसन अंग त्वचा है। केंचुआ में क्या है? मुख्य श्वसन अंग त्वचा है, जबकि मनुष्य में फेफड़ा है। जबकि मनुष्य में क्या है? फेफड़ा है। यह आपका आंसर है मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम। अगला क्वेश्चन आपका है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसे वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है। जल भूमि से पौधे जड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल या पौधों की कोशिकाओं में स्थित हरित लवक होते हैं। चौथा आपका सूर्य के प्रकाश से पौधे फोटोन ऊर्जा कणों के रूप में प्राप्त करते हैं, जो क्लोरोफिल में संचित होकर आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? बड़े आकार वाले हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट और अंतिम सवाल आपका है, और बायोलॉजी का पहला चैप्टर का अंतिम सब्जेक्टिव ये है कि मनुष्य के आमाशय में जो HCl अम्ल स्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है? इनका आंसर आपका गैस्ट्रिक यानी कि HCl अम्ल माध्यम प्रदान करता है। क्या करता है? HCl अम्ल माध्यम प्रदान करता है, जो गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन को सक्रिय करता है। गैस्ट्रिक खमीर पेप्सिन क्या करता है? सक्रिय, एक्टिव कर देता है। यह सक्रिय होकर भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न कीटाणुओं को मार देता है। हमारे मनुष्य के आमाशय में जो HCl अम्ल स्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है, वो देखना है। जो हम लोग खाना वगैरह सब खाते हैं उसमें जो अम्ल पाए जाते हैं उनको खत्म करके, यानी उनमें कीटाणु पाए जाते हैं अम्ल में, उन कीटाणुओं को ये मार देता है आमाशय। ठीक है, चलिए ये था आपका लास्ट और अंतिम सवाल। आज यहीं तक, इससे आगे फिर अगले दिन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।